नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं बजट के विश्लेषण की। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कल अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। बजट को लेकर के तमाम कयास थे कि बजट कैसा होगा, बजट में क्या होगा, किसके लिए क्या खास होगा। और कल शोर शराबे और हंगामे के बीच में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण पढ़ा और उस बजट भाषण को लेके अब विश्लेषण की बात है। हालांकि माना जा रहा था कि बजट कैसा होगा, क्या वैसा ही बजट आया जैसा सोचा गया था या फिर इससे अलग है। हालांकि बजट में ना कोई बड़ा ऐलान किया गया है, ना किसी बड़ी योजना की घोषणा की गई है और ना ही छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों को नज़रअंदाज किया गया है। सभी बातों का ध्यान रखा गया है। सरकार ने यह भी मैसेज देने की कोशिश की है कि लोक लुभावन योजनाओं के बजाय सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा। वजह भी साफ है कि निकट भविष्य में कोई चुनावी मजबूरी नहीं है सरकार की। हाँ, धर्म पर खास ध्यान देते हुए सरकार ने अपना संवेदनशील चेहरा दिखाने की जरूर कोशिश की है। आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा एक घोषणा पर। गौर कीजिए घोषणा पर, जहां घोषणा की गई कि सरकारी अस्पतालों में उपचार के दौरान मृत्यु होने पर पार्थिव देह को घर तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी। सरकार का यह संवेदनशील चेहरा उजागर हो रहा है। हालांकि बात यह है कि सरकार ने किस किस पर ध्यान दिया है, सरकार ने किसको क्या क्या दिया है। तमाम तरह के कयास हैं, क्योंकि जहां एक बात सरकार ने कही है कि विकास पर फोकस रहेगा, और बड़ी बात यहां यह भी सामने आई है कि सरकार ने बजट का 15% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का प्रावधान किया है। 6 एक्सप्रेस वे अगले 5 साल में तैयार होंगे। सवाल है कि महिलाओं पर कितना ध्यान रखा गया, सरकार ने युवाओं का कितना ध्यान रखा, कर्मचारियों के लिए क्या ध्यान रखा है। और जैसा कि बात कही जा रही थी किसानों की, कि बजट में किसानों का कितना ख्याल रखा गया है। हालांकि बजट में किसानों को सीधे लाभ का कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसानों के लिए लाभदायक हो सकती हैं। और इस बजट से यदि हम वित्तीय प्रबंधन देखें तो सरकार ने, हालांकि 16% से ज़्यादा का यह बजट है पिछले बजट की अपेक्षा में, और तुलना भी की जा रही कि शिवराज के बजट और मोहन के बजट में क्या अंतर है। इसी तुलनात्मक विश्लेषण के लिए हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उपस्थित हैं। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रेम व्यास जी। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। और गोयल जी हमारे साथ हैं, आर्थिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के पूर्व विधायक जी हमारे साथ हैं, सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। इस बजट को लेकर के विश्लेषण की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो बात सामने आई कि यह जो बजट है ये किसके लिए उपयोगी है, और वो कौन सा वर्ग है आपके दृष्टिकोण में जो इस बजट से छूट गया है। आप क्या विश्लेषण करते हैं इस बजट का? है, विश्वास है, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रगति जी। है। और इसके अंतर्गत संबल, शिक्षा, नवाचार और सुरक्षा सभी प्रारूपों का ध्यान रखा गया। चूंकि भूतकाल में जो उपलब्धियां हासिल करी है बजट निर्माण के पश्चात, वर्तमान योजनाओं का निर्धारण और भविष्य विकास का निर्धारण, इन तीनों चीजों का विशेष ध्यान रखा गया। लगभग 3,000 सुझाव। उसके पश्चात बजट का आकार 16% 3,65,067 करोड़ के आसपास। तो ये अपने आप में बयां करता है कि प्रदेश सरकार ने जिस तरह से विकास करा है और सभी प्रारूपों को इसमें ध्यान रखा है। बजट में जो हिस्सेदारी है वो कृषि को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, सामाजिक क्षेत्र को लेकर है, ग्रामीण विकास को लेकर है, सांस्कृतिक क्षेत्र को लेकर है, सामान्य सेवाओं को लेकर है, अन्य सेवाओं को लेकर है। ब्याज भुगतान के लिए अलग दर बनाया गया है, पेंशन के लिए अलग बनाया गया और ऋण भुगतान के लिए अलग बनाया गया है। आप देखिए बजट के प्रारूप की हिस्सेदारी इस तरह से की गई है कि ना तो विकास में कोई बाधा आ सके, और मध्य प्रदेश को जिस तरह से हम चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है 550 ट्रिलियन तक पहुंचने का मध्य प्रदेश को, हम उसमें किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित रूप से उसी समावेश के साथ में पूर्ण बजट का निर्माण किया गया और आशान्वित है कि आम जनता को सभी प्रारूपों में इससे लाभ होगा। देश के प्रदेश के सभी वर्गों को इससे लाभ होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है, आधारभूत संरचनाओं की बात कही जा रही है, अधोसंरचनाओं की बात कही जा रही है कि अधोसंरचनाओं के विकास पर सरकार का फोकस है। और जैसा कि उल्लेख किया मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में कि
चूंकि निकट में कोई चुनाव नहीं है तो सरकार की कोई मजबूरी नहीं है कि लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करे, लोक लुभावन जनता के लिए ऐसी कोई घोषणा करे, तो ऐसा नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ शैलेंद्र मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वास्तव में यदि हम विशेषज्ञ की दृष्टि से देखें या विश्लेषणात्मक इसका अध्ययन करें तो इस बजट को आप कैसा देखते हैं? देखिए सूरज जी, बजट में कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है। जो प्राथमिक बातें होती हैं उनका ख्याल रखा गया है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला बजट है, इसलिए इस पे चर्चा ज़्यादा है जी। और मध्य प्रदेश के बजट से मध्य प्रदेश की जनता को कितना फ़ायदा होना है तो वक्त तय करेगा। पूर्व के अनुभवों को अगर देखा जाए तो जो बजट है उसमें तो लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, साथ में सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है और सरकार ने विभिन्न माध्यमों से ये तैयारी की है कि वो किन स्रोतों के माध्यम से अपना राजस्व बढ़ाएगी, जिसमें लगभग 18% राजस्व की बढ़ोतरी की भी बात कही गई है। जी। बजट को कोशिश की गई है, काफ़ी तरीके से डिज़ाइन किया गया है और ऐसा कहना है सरकार के प्रतिनिधियों का कि उन्होंने सभी से चर्चा करी है। जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले पे सरकार फोकस कर रही है, साथ में उद्योग को भी बढ़ावा देने की बात कर रही है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, तो जो जनता का जो बजट है, जनता के टैक्स के पैसे से जो बजट आया है, उस पैसे का सही उपयोग सही दिशा में उन्हीं चीज़ों के लिए किया जाए जिनके लिए उन्हें तैयार किया गया है। अभी जिस प्रकार से आप हम सब विधानसभा की कार्रवाई भी अटेंड कर रहे हैं, मैं विधानसभा से ही सीधा आ रहा हूँ, लगातार सरकार आरोपों के घेरे में इस वक्त घिरी हुई है, विपक्ष जो है वो आक्रामक है। तो बजट सत्र के दौरान इस प्रकार का ये जो घटनाक्रम देखने को मिला है सूरज जी, ये भी चिंता की बात है। तो अब सरकार का दायित्व बनता है कि वो पारदर्शिता इतनी बढ़ाए अपने सिस्टम के भीतर और जो जिम्मेदारियां हैं, खासकर आप देखिए ट्राइबल के लिए जो योजनाएं बनती हैं, क्योंकि आदिवासी समाज का भी जिक्र किया है बजट में महिलाओं के साथ, तो आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए जो बात कही जा रही थी, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं लाडली बहना योजना की राशि 3000 तक बढ़ाऊंगा, लेकिन सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है। यहाँ तक हो गया है कि अब इसमें नए आवेदन नहीं लिए जा रहे, इस योजना के तहत नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे और राशि बढ़ाने को लेकर भी बात है कि 1250 रुपये ही रहेगी, वो 3000 तक नहीं जाएगी। तो आपको लगता है कि ये होना चाहिए था? देखिए, ये जैसा मैं देख पा रहा हूँ, बजट सत्र 2024-25 की मुख्य योजनाओं के प्रावधान में सबसे ऊपर जो सरकार ने बात रखी वो लाडली बहना योजना के लिए रखी है, जिसमें 18,984 करोड़ का प्रावधान की बात कही गई है। तो देखिए, लाडली बहना योजना एक अच्छी योजना साबित हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए और जिसका नतीजा रहा कि उन्हें मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावों में ऐतिहासिक बढ़त मिली। अब सवाल ये उठता है सूरज जी, ये जो आर्थिक सहायता जो महिलाओं को पहुंच रही है, क्या इससे उनके जीवन में कायाकल्प हो रहा है? क्या परिवर्तन हो रहा है? क्या हालांकि राशि छोटी है लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे सरकार को सूरज जी ध्यान रखना होगा कि जैसे ये बजट में जो प्रावधान कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकम जो आ रही है उसमें कटौती करके एक बड़ा पार्ट जो है वो वेलफेयर के नाम पे जा रहा है। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में और इस समय आना चाहूंगा रविंद्र सिंह तोमर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बात जैसे कि आज राजन सिंह जी ने जो बात कही है कि सरकार ने जिन नियुक्तियों की घोषणा की है, रोजगार की घोषणा की है, रोजगार के अवसर देने के जो प्रावधान किया है बजट में, वो संभव ही नहीं है, ये बात किस आधार पर कही कांग्रेस विधायक जी ने? देखिए, संभव ये इसलिए कही है कि सरकार से ये तो पूछो कि सरकार, ये प्रदेश की वित्तीय हालत इतनी खराब है कि अभी वर्तमान में 51,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा है और सरकार की वित्तीय हालत इतनी खराब है कि कर्मचारियों की तनख्वाह का भी पैसा दूसरे मदों से ट्रांसफर करना पड़ रहा है। तो इस परिस्थिति में बजट बना दिया है, अच्छी बात है, सभी वर्गों के हित के लिए बना दिया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सरकार क्या इस बात का जवाब दे पाएगी कि वो वित्तीय प्रबंधन कहाँ से करेंगे, जो जिसकी प्रदेश की इतनी हालत वित्तीय खराब है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे सरकार ने चुनाव के टाइम घोषणा की थी, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव, कि 3,000 रुपए लाडली बहना को देंगे। 3,000 रुपए लाडली बहना को यदि बढ़ा करके देंगे तो 50,000 करोड़ का बजट तो पहले वहीं से होता है। 50,000 का तो उसी में प्रबंधन कहाँ है? तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इसका कहीं जिक्र नहीं था। शिवराज सिंह चौहान जी ने जरूर सभाओं में कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहेंगे कि शिवराज सिंह जी उनकी पार्टी के नहीं है? दूसरी बात ये है कि 450 रुपए में सिलेंडर देने की भी बात करी।
दूसरी तीसरी बात ये है कि किसानों के लिए किसान ऐसी बजट बता रहे हैं ना, अभी गेहूं की फसल का 27 रुपया खरीदने का वायदा किया सरकार ने, वो खरीदा क्या? और खरीदे तो उसका उसके बजट में प्रावधान है क्या? हाँ। तो बहुत सारी बातें हैं। रहा सवाल बेरोजगारी प्रदेश में इतनी है, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अपना सुझाव दे रहा हूँ जी। कि सरकार को चाहिए, कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि के ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, चाहे वो ग्वालियर चंबल का हिस्सा हो, चाहे वो जबलपुर का हो, सागर का हो या अन्यत्र पूरे प्रदेश में, तो उस पर सरकार इन्वेस्टर समिति की बात करते हैं तो चंबल में आज तक नहीं हुई, जबकि 20 से 21 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और इन्वेस्टर मीट हुई भी, लेकिन क्या प्रदेश में इन 20-21 सालों में कोई इन्वेस्टर आया? और अगर आए भी तो सरकार उसके लिए क्या सुविधा दे रही है, क्या व्यवस्था कर रही है, इस पे कोई फोकस सरकार का नहीं है। लघु उद्योगों को लेकर के कुछ कहकर के बात खत्म कर देते। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग की मैं आता हूँ उधर से, तो मुझे पता है कि हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है, आसन में, क्वारी में, चंबल में, सिंध के बिहड़ों में। उसका सदुपयोग किया है, क्योंकि यहाँ के नौजवान जो बेरोजगार हैं, पहले तो वो सेना में भर्ती हो जाते थे, सेना में अग्निवीर ला करके वो रास्ता भी बंद कर दिया सरकार ने कि अग्निवीर ला करके अब लोगों में निराशा है। इसके बाद जो नौजवान बेरोजगार होता है वो प्राइवेट नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जाकर के छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। ठीक है। तो क्या उद्योग नीति पर सरकार का कोई बड़ा फोकस है क्या? और जो उद्योग बंद पड़े हैं पहले से, उनको इसी सरकार में 20-21 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे ग्वालियर चंबल में, चाहे मालनपुर का हो, चाहे भामौर का हो, चाहे शुगर फैक्ट्री कैलारस की हो, या जबलपुर साइड हो या सागर साइड हो, सारे उद्योगों बंद हो गए, जबकि सरकार को इस पर फोकस। चलिए वापस आता हूँ, बहुत सारे सवाल आपने खड़े किए, ये सवाल लेकर के जाऊंगा मैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास, लेकिन उससे पहले सीए हमारे साथ हैं, दीपक गोयल जी हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं आप, और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, आर्थिक सलाहकार भी हैं। गोयल साहब, मैं जानना चाहूँगा, एक तरफ जहां बात हुई कि ये 3,65,067 करोड़ का बजट रखा गया, प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी राशि का बजट बताया जा रहा है, यहाँ एक बात जरूर ये ध्यान बताया जा रहा है कि जहाँ हम बात कर रहे हैं कि सरकार ने आय के साधनों पर कितना ध्यान रखा है, इस बात को लेकर चर्चा नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो मैं आपसे उस विषय पर चाहूंगा, और उसके बाद इस बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आर्थिक विशेषज्ञ होने के नाते, और चूंकि आप आर्थिक सलाहकार भी हैं, तो क्या ये बजट वास्तव में प्रदेश के विकास के लिए उपयोगी साबित होगा? देखिए, कोई भी अगर बजटिंग कोई भी सरकार करती है, तो अगर हम खर्चों को एस्टिमेट करते हैं कि इस मद में हमें इतना इतना खर्चा करना है, तो करस्पॉन्डिंगली उसके सोर्स ऑफ इनकम इंटरनल एक्सटर्नल डिटरमाइंड होते हैं जी। कि हमें यहाँ से इतना पैसा आएगा, यहाँ इतना जाएगा। अगर डिफिसिट भी होता है तो डिफिसिट भी प्लान होता है कि ये इंटरनल बोरोइंग से मीट होगा या एक्सटर्नल बोरोइंग से मीट होगा। तो ये कहना कि बजट में इनकम को ध्यान नहीं रखा गया और बोल दिया गया, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। दूसरा, बजट जो एम्फेसाइज कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्षमा चाहूंगा, मेरा जो आशय था कि सरकार ने आय बढ़ाने के स्रोत के विषय में कोई विचार किया होगा क्या? जो वर्तमान है वो तो ठीक है, आय बढ़ाने के स्रोत। हाँ, मैं बता रहा हूँ आय कैसे बढ़ती है किसी भी स्टेट की। अगर आप लगाएंगे, आज 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, जीएसटी का टोटल रेवेन्यू कितना था? 50,000 करोड़। आज कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख करोड़। यानी 17 से लेके 24 पिछले 8 सालों में अगर जीएसटी 4 गुना बढ़ा है, तो आप ये मान के चलिए कि हर आदमी, हर व्यवसायी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंडस्ट्री, सबकी इनकम 4 गुने बढ़ी है, क्योंकि टर्नओवर बढ़ा है। आपके इनकम टैक्स रिटर्न पहले 1,25,00,000 लोग रिटर्न भरते थे, जबकि हमारी टैक्स स्लैब लिमिट क्या थी? 1,25,000। आज हम 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं दे रहे, या पिछले साल का ले लें 5 लाख तक टैक्स नहीं दे रहे जी। उस 5 लाख की इनकम पे यानी रिटर्न भरने वालों की संख्या कितनी हो गई? 7 करोड़, 7.5 करोड़। तो 1.25 करोड़ से बढ़ के 7.5 करोड़ हो गई। तो ये 7.5 जो माइनस करें अपन, 5.5-6 करोड़ लोग बड़े टैक्स के दायरे में आए। आप इसको ये तो नहीं बोल सकते कि उनकी इनकम नहीं बढ़ी। इनकम बढ़ी है तभी रिटर्न भर रहे हैं ना। जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है,
4 गुना हुआ है तो वो 8 साल में ही हुआ है ना। आप रेवेन्यू जो स्टाम्प की रजिस्ट्री का रेवेन्यू है, हाँ। वो अगर 3 से 4 गुना बढ़ा है पिछले 7-8 साल में जी। तो सोर्स ऑफ इनकम सरकार के तभी बढ़ते हैं जब लोगों की आमदनी बढ़ती है। आदमी टैक्स तभी देगा जब उसकी आमदनी बढ़ रही है। जी। मैं वैट एक्साइज पे तो गया ही नहीं हूँ। हाँ। ये एक मोटा मोटा ऐसा फिगर है जीएसटी का और इनकम टैक्स का जो एक आम आदमी को समझ में आता है। आपने कहा कि आप वेट पे नहीं गए, लेकिन यहाँ वेट टैक्स की कल बात हो रही थी। कल कांग्रेस के लोगों का कहना था कि मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, किसानों को परेशानी होती है और उससे जो फसलें जाती हैं, सब्जियां जाती हैं बाजार में, तो चूंकि डीजल महंगा होने के कारण वो महंगाई पर असर डालता है। तो आपको लगता है कि सरकार को वेट टैक्स को कम करना की ओर ध्यान रखना चाहिए था क्या? नहीं, देखिए, डीजल और पेट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वो जीएसटी के परव्यू में आ जाए। हाँ। और जीएसटी के परव्यू में आता है तो ऑल ओवर इंडिया एक ही रेट होगा जी। लेकिन बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स उसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से सेस लगाती है। तो ये तो सोर्स ऑफ एक रेवेन्यू है। अब तो इसलिए यानी हर स्टेट, अगर सारी स्टेट गवर्नमेंट तैयार हो जाए जी। देखिए, यानी थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू है ये जी। मान लीजिए एमपी में कांग्रेस या अपोजिशन बोलेगा कि वैट कम होना चाहिए। हाँ। लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश हैं, हाँ। मान लीजिए कर्नाटक है जी। उसमें अभी 3 और 4 रुपए पर लीटर बढ़ाया है। हाँ। तो क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल इशू है। वैट को आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको कोई यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी। हाँ। या तो उसको जीएसटी के दायरे में ले आए। अगर कोई ऐसी बात बोली जाती है तो वो वैलिड है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीज़ें हैं और इसमें हालांकि सियासी चश्मे से भी इन चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन यहाँ सवाल पैदा, डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास आना चाहूँगा। कुछ सवाल रविंद्र सिंह तोमर जी ने उठाए हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में उस बात का जिक्र ना होना। साथ ही उन्होंने जो बातें कही हैं और उनका उत्तर देते हुए मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, क्योंकि बजट में हमने देखा है कि धर्म पर विशेष ध्यान दिया गया है। चाहे रामवन पथ गमन की बात करें, कृष्ण पाथेय की बात करें, तो ये चीज़ें जोड़ी गई हैं। धर्म पर विशेष ध्यान दिया गया है बजट में। इसको लेकर के मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ और रविंद्र सिंह जी के प्रश्नों के उत्तर भी आपसे चाहता हूँ। देखिए, मैं सभी बातों का जवाब दे देता हूं। जैसे इन्होंने कहा कि मद नहीं बढ़ाया गया, सरकार सुविधाओं के अनुसार प्रारूप में बढ़ाव या घटाव करती आई है। बेगा सहारा भारिया महिलाओं को 450 रुपए अनुदान मिलता था, उसको 3000 करा, अभी उसको और बढ़ाने का कार्य करा है। तो निश्चित रूप से सरकार सुविधा के अनुसार जनहितैषी योजनाओं में परिवर्तन करती आई है, पूर्व में भी किया और हमने कहा है हम दे रहे। एक दौर तो यह था जब कांग्रेस के मित्र ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि लाडली बहना बंद, लाली लक्ष्मी बंद, मुख्यमंत्री पर्यटन बंद, सब चीजें बंद करने वाली मोहन सरकार स्वयं आकर पटल पर कहना पड़ा था कि मैं एक भी योजना बंद नहीं करूंगा। दूसरी बात है, अभी बजट में उन सब चीजों का निर्धारण, वित्तीय हालत को लेकर बात हुई। आज पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की ये पटल पर दिया गया उद्घोषण, मतलब ये गलत जानकारी नहीं है। 1,42,565 ये पटल पर खड़े होकर कहा गई बात है, ऑथेंटिक बात है। दूसरा, एमएसपी को लेकर 14 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, अभी एमएसपी बढ़ाई है, लेकिन 2007 और 8 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई, 2014 तक कांग्रेस शासन रहा, उसके बाद में उसको लागू ना किया गया और ना अभी कांग्रेस शासित राज्यों में पूर्ण एमएसपी दी जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसको 2 से 3 बार बढ़ाया गया। गेहूं निर्यात में हम लगभग पूरे प्रदेश में फर्स्ट पोजीशन पर है। अभी मिलेट्स और पल्सेस को लेकर जरूर सरकार प्रयास कर रही, चूंकि मिलेट्स और पल्सेस के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव ज्यादा है, इस कारण से कुछ परिवर्तन सरकार कर रही है। चंबल को लेकर बात हुई, चंबल में एक दौर था जब जहां पर गोलियां भूनी करती थी, आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। निश्चित रूप से वो दौर आएगा जब इन्वेस्टर्स मीट्स होगी तो चंबल भी उसमें मुख्य भूमिका निभाएगा। दूसरा, उद्योग नीति को लेकर बात हुई, तो उद्योग नीति एक समय माइनस पे चली गई थी, आज 22% है, भरपूर विकास हुआ है। दूसरा, ये एमएसएमई लगभग 30.22% की वृद्धि हुई, 30.22% एमएसएमई में वृद्धि हुई है, ये उद्घोषण में दिया गया वक्तव्य है। दूसरा, आपने कहा कि किस तरह से सांस्कृतिक विकास हुआ है, निश्चित रूप से सांस्कृतिक विकास हुआ है, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक धरती है। दूसरा, सांस्कृतिक पर्यटन में जो अमूलचूल परिवर्तन आया, लगभग 150% का इजाफा हुआ है और सामान्य पर्यटन में 93% का, उससे इकोनॉमी चेंजेस आएंगे, आसपास का
वातावरण परिवर्तित होगा, जॉब्स के निर्माण हो रहे हैं, वहां पर रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं में जो अभाव था निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आया। अंतिम बात आपने जो कही है कि कहां से पैसा आएगा, आप जीएसटी देखिए, राज्य उत्पादक शुल्क देखिए, स्टाम्प तथा पंजीकरण पिछले 5 सालों में, वाहन कर, विद्युत कर तथा शुल्क, अन्य प्राप्तियां लगभग 18% की वृद्धि हुई है। इसीलिए हमने कहा है कि जो हमने पूर्व में कार्य करा है, वर्तमान में उसका लाभ मिला है, वर्तमान में जो हमने योजना बनाई है, भविष्य में मध्य प्रदेश को उसका लाभ। चलिए, आपने एक छोटी सी बात कही, मैं जिक्र करना चाहूँगा कि सरकार सुविधाएं दे रही है और सरकार आय के साधन बढ़ा रही है। मई और जून में जो बिजली के बिल लोगों को प्राप्त हुए हैं, उसमें जो सब्सिडी दी जाती थी, जिनका बिल 132 रुपये आता था, वो 1330 रुपये आया है। क्या ऐसे सरकार अपनी आय बढ़ा रही है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी? नहीं, देखिए, मैंने इसीलिए कहा है कि बिलों के निर्धारण के लिए एक अलग समिति बनी हुई है। दूसरा, ऋण जीएसडीपी के लेकर अगर बात करेंगे तो ऋण जीएसडीपी का अनुपात 2005 में लगभग 39.5% था और अभी 2020 में घटकर 22.61% हुआ है। और उसके पूर्व में अलग मद का निर्माण और जो है सब्सिडी का कार्य चालू कर दिया गया था। निश्चित रूप से उन लोगों को लाभ होगा। चलिए, ठीक है। हालांकि अभी भी जो बिल आए हैं लोगों के पास में, इस माह जून माह के जो बिल आए हैं उसमें वही बढ़ी हुई राशि आई है। देखते हैं कि हालांकि सरकार ने पहले चूंकि बात कही थी, सरकार की ओर से बात आई थी कि आचार संहिता के चलते राशि जारी नहीं की गई सब्सिडी की। बाद में जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई और राशि जारी की गई, उसके बावजूद भी बिल आए हैं। सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी देखना होगा। लेकिन यहाँ रविंद्र सिंह जी, जो बातें जैसे आपने कहा, यहाँ 2 नई घोषणाएँ सरकार ने की हैं। पहली घोषणा की है शवों को सम्मानपूर्वक घर पहुंचाने के लिए, जो अस्पताल में इलाज के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है, ये घोषणा नई है। दूसरी जो घोषणा की है कि जेल में बंद जो कैदी हैं, उन्हें अभी जो काम करते हैं वहाँ पर सजा याफ्ता कैदी जो होते हैं, उनको 120 रुपये प्रतिदिन के अनुमान से राशि मिल रही थी, अब 154 रुपये के हिसाब से मिलेगी। साथ ही जो गरीब कैदी हैं, जिन्हें न्यायालय द्वारा आर्थिक दंड दिया गया है और वो आर्थिक दंड ना भरने की वजह से सजा काट रहे हैं, तो उन गरीब कैदियों का जुर्माना भी सरकार भरेगी और उनकी रिहाई करवाएगी। तो इन दोनों नए फैसलों को आप कैसे देखते हैं? ये नई घोषणाएं हैं दोनों। देखिए, हम ये जानते हैं कि जब कोई अच्छा फैसला होता है, जब कोई अच्छा काम होता है, जनता के हित में होता है, तो इसमें हमें समर्थन देने में कोई बुराई नहीं है। जी प्रेम व्यास जी, आवाज आ रही है अभी आपको? आवाज आ रही है अभी आपको? गरीब लोगों के जो कैदी हैं और जिनके पास आर्थिक दंड है और वो सरकार उसको भर रही है और उनको रिहा कर रही है, जी। तो इसमें मैं समझता हूँ तोमर साहब, क्या आपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर लिया? शायद इस तरह से इको हो रहा है आपकी आवाज में। स्पीकर ऑन नहीं है जी जी, तो इसलिए कोई बुराई नहीं है उसमें, मेरा कहना ये। तो दूसरी बात मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि जैसे अभी बहुत अच्छी बात आपने कही कि बिजली के बिल जहाँ 130-20 रुपए आते थे, वहाँ 1320 रुपए आ गए, 1330 आ गए। तो क्या सरकार रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर रही है? मतलब वो उसमें भी तमाम गरीब लोग हैं जो बिजली जला रहे हैं, जिनके पास मजदूरी कर रहे हैं, आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर, तेल, उसपे जीएसटी भर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जहाँ देश में जब भी कांग्रेस की सरकारें थी, तो खाने पीने की वस्तुओं की कभी जीएसटी या कोई टैक्स जैसी चीज नहीं थी। तो सरकार, अब दूसरी बात परिवहन का आप करिए, जैसे कई टोल नाके ऐसे हैं जिनको खत्म कर दिया गया है, लेकिन वहाँ टोल वसूली हो रही है। अभी जैसे विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, उससे पहले घोषणा हुई कि जो अंतर प्रदेशी जो नाके हैं उनको बंद करने की घोषणा कर रही सरकार। लेकिन ये बात तो 6 महीने पहले जनवरी के महीने में उठी थी। तो तब से जो 6 महीने तक का जो टैक्स वसूल किया गया है, तो क्या वो टैक्स जो है सरकार ने उसका हिसाब किताब दिया है? जरा पारदर्शी करें उसको पब्लिक के सामने। तो क्या इस संदर्भ में आपने विधानसभा में कांग्रेस के किसी विधायक ने प्रश्न लगाया है, सरकार से प्रश्न पूछा है इस संदर्भ में? इससे पहले आंदोलन हुआ तो प्रश्न भी लगाए, तो सरकार अभी इस पे आएगा, मैं आपको कहूँगा। तो दूसरी बात, मैं भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता का व्यक्ति हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 6 महीने पहले स्ट्राइक भी हुई थी, यहाँ ड्राइवरों ने हड़ताल की थी और कांग्रेस पार्टी ने भी पूरे प्रदेश में ये माहौल बना था कि ये नाके बंद होने चाहिए। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने अभी ये विधानसभा सत्र से पहले घोषणा की है। तो इस बीच में जो टैक्स वसूल किया गया है, वो टैक्स का पैसा कहाँ गया है, क्या उसका हिसाब किताब है? ठीक है, और कितनी वसूला गया? ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। लेकिन यहाँ सवाल जो वो है कि जिस तरह से हम बजट के विश्लेषण पर चर्चा कर रहे हैं, और दीपक गोयल जी आपके पास आना चाहूँगा। वास्तव में
जैसे आपने बैठक की बात कही कि ये सियासी मुद्दा हो सकता है, दूसरे करों की बात है कि सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया प्रदेश की जनता पर। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चाएं थी, कुछ जगह इस बात को लेकर थी कि सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ नए कर लगा सकती है या जो वर्तमान कर हैं उनको बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मध्य प्रदेश पर हमेशा विपक्ष की ओर से एक बात आती है कि सरकार कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है। अभी हाल ही में 88,543 करोड़ रुपए ऋण की बात हुई। हालांकि मध्य प्रदेश का जो कराधान है, केंद्र सरकार से जो राशि जारी होती है वो राशि भी बढ़ी है, अनुदान की राशि बढ़ी है और 90,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से अतिरिक्त मिलने की संभावना है, जो करों में हिस्सेदारी होती है राज्य सरकार की। तो वो जो राशि आएगी और सरकार का फोकस जो है अधोसंरचना विकास पर इस बार ज़्यादा है कि अधोसंरचना विकास करेंगे। तो अधोसंरचना विकास से क्या रोजगार के अवसर सृजित कर देगी सरकार? क्या मध्य प्रदेश का वह दैनिक वेतनभोगी जो है, जो रोज कमा कर खाने वाला आदमी है, उसको कितना सहायता मिलेगा अधोसंरचना विकास से? किसानों को अधोसंरचना विकास से कितना फायदा हो जाएगा? महिलाओं को, युवाओं को, छात्रों को? अधोसंरचना विकास पर सरकार का फोकस है। 15% एक्स्ट्रा राशि का प्रावधान किया गया है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर के। क्या सिर्फ इसी पर फोकस यदि सरकार करती है तो प्रदेश के विकास को क्या पंख लग जाएंगे? प्रदेश का विकास किस स्तर पर पहुंचेगा? आपका विश्लेषण चाहता हूं। देखिए, जो आपके 2-3 चीज़ें पूछी थी आपने, एक कर्ज की चीज़ पूछी थी। देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट्स सेंटर से लोन लेती हैं वो बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक होता है लोन फॉर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दूसरा होता है लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, जैसे हम तनख्वाह बांट रहे हैं, रूटीन के खर्चे कर रहे हैं, उसके लिए लोन ले रहे हैं तो वो एक प्रॉब्लम है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ले रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, आप रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर आप कोई भी डेवलपमेंट करते हैं तो उससे रोजगार ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। यानी आप एक रोड भी बन रही है फॉर एग्जांपल सिंपल सी, तो लेबर को काम मिल रहा है, गिट्टी वाले को काम मिल रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री वाले को काम मिल रहा है, लोहे वाले को काम मिल रहा है और उससे एसोसिएटेड बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो क्या होता है, बाकी जो हमारा जो मध्य प्रदेश है उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन लोग उस लेवल में इंडस्ट्रियलाइजेशन अब होना शुरू हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो इंडस्ट्रीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा, डेवलपमेंट होगा। और एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, इससे गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस रेवेन्यू जनरेट होता है, जो एकदम डायरेक्ट नहीं होता, बट 2-4 साल उसमें लगते हैं, बट उसका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ता है जिससे कि वो अपने दूसरे एक्सपेंसेस को कर पाती है। एक बात यहाँ उठी थी गोयल साहब, कल जब चर्चा हो रही थी, टैक्स को लेकर के बात हो रही थी, तब बात हुई कि जब एक आदमी जब गाड़ी खरीदता है तो वो रोड टैक्स जमा करता है जी। तो उसने रोड पर चलने के लिए जो टैक्स सरकार लेती है वो रोड टैक्स जमा कर दिया गाड़ी खरीदते समय। फिर ये टोल टैक्स लेने कितना जायज़ है, इस पर एक सवाल उठा था। मैं चाहता हूँ कि इस पर आप अपनी टिप्पणी रखें। देखिए, टेक्निकली रोड टैक्स जो आदमी जमा करता है वो करता है। अब गवर्नमेंट ऑन एंड सेंट्रल लेवल पे ये तय हुआ कि जो हम रोड टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा पिंच करता है टोल टैक्स, लेकिन अगर हम हाईवेज बना रहे हैं और वो वर्ल्ड क्लास लेवल के हाईवेज बना रहे हैं तो गवर्नमेंट का ये थॉट प्रोसेस है कि अगर कोई आदमी उस हाईवे को यूज़ कर रहा है तो उसको भी बेनिफिट होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। टोल पिंच करता है, आप भोपाल से इंदौर जाते हैं, 210 रुपये का टोल है। आज से 10 साल पहले भोपाल से इंदौर जाने में 6.5 घंटे लगते थे। गाड़ी डेप्रिशिएट होती थी, पेट्रोल ज़्यादा लगता था। आज आप जाते हो 2.5-3 घंटे में आप इंदौर पहुंच जाते हो। आपका 200 रुपये से बहुत ज़्यादा का पेट्रोल सेविंग हो जाती है। टाइम जो 4 घंटे बच रहा है और पेट्रोल का जो गाड़ी का एवरेज वियर टीयर कम हो रहा है और जो पेट्रोल की सेविंग हो रही है। आप एक खराब रोड पे जाते हो एवरेज आता है 8 या 10 का, अच्छी रोड पे जाते हो 16 का, तो आपकी पेट्रोल कॉस्ट भी आधी होती है। यानी हम सिर्फ टोल के एस्पेक्ट को देख रहे हैं लेकिन पेट्रोल में जो सेविंग करी, टाइम जो सेविंग करा, जो बॉडी को रिलैक्स मिला, उसको आप कंपेयर करें। आज आप देखिए गवर्नमेंट सोच किस डायरेक्शन में रही है। अगर 2 मिनट हो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप आज से 10 साल पहले हवाई जहाज में कितने लोग चलते थे? आज फॉर एग्जांपल आपको आगरा जाना है,
आपको 1 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, 1.5 घंटे पहले। 1 घंटे की फ्लाइट है, निकलने में आधा घंटा लगता है, 3.5-4 घंटे। जी। ट्रेन से आप जा रहे हो 6 घंटे में पहुंच जाते हो, 5.5-6 घंटे में। और गाड़ी से जा रहे हो तो 7 घंटे में पहुंच जाते हो। और अगर 4 लोग जा रहे हैं तो इंक्लूडिंग टोल, ओन व्हीकल इज चीपर। आप पहले 10 साल पहले क्या सोच सकते थे रोड से जाएंगे और सुबह 7 बजे चलेंगे और 5 बजे अपन आगरा पहुंच जाएंगे, 4 बजे जी। तो आज गवर्नमेंट जो कॉम्पीट करा रही है, वो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट सबको आपस में कॉम्पीट करा रही है कि अपनी कॉस्ट कम करो और आपको अपना कस्टमर खुद ढूंढना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जहाँ एक तरफ हम देखते हैं, आपने कहा कि पिंच करता है टोल टैक्स, लेकिन उसके जो दूसरे फायदे हैं वो परोक्ष रूप से जो हमको प्राप्त होते, चाहे वो पेट्रोल सेविंग को लेकर हो, गाड़ी की लाइफ को बढ़ाने को लेकर, या हमारे खुद के शरीर को जो आराम मिलता है, उन तमाम चीज़ों पर आपने दृष्टिपात किया। लेकिन यहाँ जानना चाहूँगा, शैलेंद्र मिश्रा जी आपके पास आना चाहूँगा, तमाम चर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहता हूँ। साथ ही यहाँ एक बात का ध्यान रखा गया है कि बजट में किसानों की यदि हम बात करें, एक बात जरूर कहूँगा कि बजट में डिजिटल मध्य प्रदेश का अलग से जिक्र किया गया है, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए, आपके प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले किसानों की बात कर लेते हैं। सूरज जी, प्रयास करूंगा संक्षिप्त में जवाब दूं। जी। किसान हितैषी सरकार है, ये वही सरकार है जिसने पिछले सप्ताह 1 हेक्टर में जो 15 क्विंटल मूंग की खरीदी सरकार कर रही थी, वो बंद करके 8 क्विंटल कर दी। इस विषय को भी हमने हमारे संस्थान के माध्यम से उठाया था। दूसरा, आपने एक बात का भी जिक्र करा था, शवों के सम्मान का। जी। तो अभी 28 तारीख को ही मेरी खबर थी, पन्ना जिले में शवों को 2 बच्चे थे जो आकाशीय बिजली से शांत हो गए थे, उनमें से एक शांत हुआ था, एक गंभीर हालत में था। तो उसके शव को नगर पालिक निगम जो पन्ना है उसके कचरा वाहन में लेके गए थे। तो इससे सरकार की संवेदनशीलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए हमें बजट पे बात हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें संवेदनशीलता और बजट का जो सदुपयोग है उस पर भी बात होना चाहिए। दूसरी बात, अभी जैसे हाईवेज की बात आई, तो हाईवेज आप देखिए, मध्य प्रदेश के सराउंडिंग के जितने भी हाईवेज हैं और खासकर मध्य प्रदेश के भीतर से जब हम भोपाल से भी किसी दिशा में जाते हैं तो अधिकांश हाईवे जो हैं वो नेशनल हाईवे में तब्दील हो गए, सिवाय भोपाल से इंदौर के बीच की अगर हम बात करें और कुछ और जगह की बात करें, ज़्यादातर राजमार्ग जो हैं वो समाप्त हो गए। तो जो नेशनल हाईवेज का पैसा है वो सीधा नेशनल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, फिर वहाँ से जो यहाँ का हिस्सा है बाद में टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन में मिलता है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में आप ये देखिए, जितनी भी कंपटीशन वाली जो भी एग्जाम्स हैं उनमें सरकार की जो कमाई है और उसमें जो रिजल्ट आते हैं उनमें जो देरी होती है उससे छात्रों का अहित होता है। तो सरकार को यहाँ गंभीरतापूर्वक बजट का प्रावधान करते वक्त, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो या कृषि का हो, ये ध्यान रखना होगा कि वो तय समय सीमा में जो उसकी उपयोगिता है वो कर ली जाए। वर्ष का अंतिम दिनों का इंतजार नहीं किया जाए, जब आनन फानन में हमने देखा है सरकारी दफ्तरों की टेबलों पे बजट को जो है उसकी बंदर बांट की जाती है। तो ये कुछ एक बातें हैं। आपने जो डिजिटलाइजेशन की बात की, तो मध्य प्रदेश में एक मतलब पूर्व में ही मामले मैंने हैं, अभी उसका जिक्र नहीं करता। तो डिजिटल की तरफ हम अगर जा रहे हैं तो सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि बजट का प्रावधान करने से और बजट का जो क्रियान्वयन, जो उपयोग होना है वो सही दिशा में हो। सरकार एक टाइम बाउंड तैयार करे, तय समय सीमा में कार्यों को पूरा किया जाए। बहुत सारी लंबित परियोजनाएं हैं, चाहे वो इरिगेशन की हो या पीडब्ल्यूडी की हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लंबित पड़ी हैं, चाहे वो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की हैं। जो विभाग होते हैं वो बजट का इंतजार करते हैं, लेकिन जो पैसा आपने अभी वर्तमान में खर्च करा, आप 2 वर्ष पीछे जाइए, कोविड के सेकंड जो फेज था उस दौरान चंबल क्षेत्र में बाढ़ का स्थिति बनी थी, तब उस क्षेत्र में कई सारे ब्रिज टूटे थे। तो ये बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो कार्य हो रहे हैं, जो पैसों का उपयोग हो रहा है, वो गुणवत्ता के साथ किया जाए। आप सीएम राइज स्कूल बना लें, कॉलेजेस बना लें, प्राथमिक शालाओं के लिए भी प्रावधान करा भी सरकार ने, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा। उच्च शिक्षा और के साथ ज़्यादा स्कूली शिक्षा पे भी सरकार का फोकस है। तो आप देखिए, हम आए दिन देखते हैं, मीडिया के लोग हैं, हम मध्य प्रदेश के कोने कोने से पाठशालाओं की भी खबरें दिखाते हैं, वहाँ की स्थिति दिखाते हैं, आंगनबाड़ी की स्थिति दिखाते हैं।
आश्रमों में बच्चे जो है वो एनीमिया से मृत्यु हो रही है। तो कुल मिला के ये जो बजट है, अगर इसका सभी डिपार्टमेंट सही तरीके से उपयोग करें, और जनता की बात आई थी, आपने बिजली के बिल की बात करी थी, तो जो रसोई का जो खर्चा है वो क्या कम हुआ गृहिणियों का? नहीं हुआ। बिजली ऑलरेडी महंगी है, आपने कोई चीज महंगी ना करके, धन्यवाद सर, 8 करोड़ जनता पे एहसान किया, लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश में सबसे महंगी बिजली जो है वो घरेलू उपभोक्ता उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों पे अभी थोड़े दिन के लिए चाबुक चला, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं खत्म हुई। तो जो एक परिवार है, जो खासकर जो सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार है, उसको कहाँ राहत सरकार ने दी, ये सरकार के प्रतिनिधि उनकी पॉलिटिकल पार्टी को बताना चाहिए। जो यहाँ विषय विशेषज्ञ बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जो सरकार कर्ज ले रही है, अगर वो अपने रेवेन्यू वाले पॉइंट पे ले रही है जहाँ उसको वेतन बांटने, तो वो चिंता का विषय है। बहुत गंभीर बात बोली। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपने जैसा कहा, मध्य प्रदेश में सरकार जो है वो कई मदों को गलत तरीके से उपयोग करके दूसरे मदों में खर्च कर देती है, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है भोपाल नगर पालिक निगम। आप एक विषय ऐसा रखें जिसमें भोपाल नगर पालिक निगम के कर्मचारियों से बात की जाए और उनसे पूछा जाए, जो 28 दिनों वाले और 90 दिन वाले, और जो जिनकी अभी नौकरी कंफर्म नहीं हुई लेकिन वो 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको वेतन किस तारीख को मिलता है। तो ये कुछ एक बातें हैं जिस पे सरकार को, मोहन सरकार को गंभीरता दिखाना होगी। और जब तक सूरज जी भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक आप बजट बड़े करते जाइए, लोगों के पेट बड़े होते जाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ एक बात आई है कि बजट बड़ा हो गया है। अब तक के प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है, मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया है। लेकिन यहाँ बात उठ रही है कि यदि जो राशि खर्च होना है वो भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े, इस पर भी सरकार को निगहबानी की जरूरत पड़ेगी। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, रविंद्र सिंह तोमर जी, शैलेंद्र मिश्रा शैली जी और दीपक गोयल जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है सरकार के बजट के विश्लेषण की। तमाम तरह की बातें सामने आई हैं। सरकार ने जो घोषणाएं की हैं वो घोषणाएं कैसे पूरी होंगी, उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए जिस राशि की आवश्यकता है वह राशि कहां से आएगी, साथ ही वो राशि जो खर्च होगी वो जनता के करों का पैसा होगा, जनता के द्वारा दिया हुआ पैसा होगा, तो वो भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े, इसके लिए भी संवेदनशीलता की आवश्यकता है। हालांकि कुछ घोषणाएं सरकार ने जो 2 नई घोषणाएं की हैं उन पर भी विमर्श हुआ है, लेकिन वास्तव में घोषणाएं और किसी विभाग के लिए बजट का आवंटन कर देना पर्याप्त नहीं है। वो उसकी क्रियाशीलता, उसका जो चरितार्थ होना है धरातल पर वैसा ही हो जैसी मंशा है, तो जनता के लिए मुफीद हो सकता है, जनता के लिए लाभदायक हो सकता है। अन्यथा ये सब कही सुनाई बातें हो सकती हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।